गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण सेकंड चैप्टर। हम पढ़ रहे थे समास। समास में हमने जाना कि समास किसे कहते हैं। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो पदों के मेल से जो नवीन शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। समास में कारक का लोप हो जाता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। उसके बाद हमने जाना कि पहला उनके समास के प्रकार जाने। समास के 6 प्रकार होते हैं और उनमें से हम पढ़ चुके उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ चुके अव्ययीभाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास की कर्मधारय समास क्या कहलाता है। कर्मधारय समास में दो स्थितियां होती हैं, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। तो विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेष से क्या कहलाता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे गाय काली है तो गाय क्या कहलाई? विशेष से कहलाई, है ना। तो अब समझ में आया कि पूर्व पद क्या है? विशेषण होना चाहिए और उत्तर पद क्या होना चाहिए? विशेष से होना चाहिए। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो नील कमल पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे कमल नयन, दोनों उदाहरणों अब ये दोनों समझ में आ गए आपको। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या हुई? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अंडरलाइन कर लीजिए और इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है विशेषण और विशेष से। देखिए समस्त पद क्या है? जैसे सत्कर्म, तो समास विग्रह करने पर हो जाता है सत है जो कर्म, सत है जो कर्म वो क्या कहलाया? सत्कर्म। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील कमल, नीला है जो कमल। नील गगन, नीला है जो गगन। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। सच्चरित्र, सत है जो चरित्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। खलनायक, खल है जो नायक। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। अंधकूप, अंधा है जो कूप। महादेव, महान है जो देव। पर नारी, पराई है जो नारी। गोल गुंबद, गोल है जो गुंबद। सुमुख, सुंदर है जो मुख। सदाचार, सद है जो आचार। मुख्यमंत्री, मुख है जो मंत्री। उच्च शिखर, उच्च है जो शिखर। लघु कथा, लघु है जो कथा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। नववधु, नव है जो वधु। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। सद्धर्म, सत है जो धर्म। इस तरह जो है समास विग्रह किया जाता है। तो इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो पहले देखिए, जैसे गोल है जो गुंबद, तो गुंबद पहला पद विशेषण है। गुंबद की विशेषता बतला रहा है गोल, है ना। तो पहला पद गोल है, मतलब गुंबद की विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पर। और बाद में दूसरे पद में आया है विशेष, कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो बाद में आया, उत्तर पद में आया है। तो पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक, समझ में आया आपको। इसी तरह देखिए उपमेय उपमान का राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। सोन जूही, सोने के समान जूही। कनक लता, कनक के समान लता। रजनी बाला, रजनी रूपी बाला। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नर रत्न, नर रूपी रत्न। दया सागर, दया रूपी सागर। मृग नयन, मृग के समान नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। देह लता, देह रूपी लता। ज्ञान कोश, ज्ञान रूपी कोश। पद पंकज, पंकज के समान पद। चरण कमल, कमल के समान चरण। विद्यासागर, विद्या रूपी सागर। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। मातृभूमि, माता के समान भूमि। इस तरह जो है उपमेय उपमान होते हैं। फिर इसके बाद आता है द्विग समास। अब हम आते हैं द्विग समास में। द्विग समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विग समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है, मतलब समूह में ये बात की जाएगी और पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। तो द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। तो समस्त पद में जैसे सत सई, तो 700 दोहों का दोहा। सत सई मतलब 700 दोहों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो देखिए पहला जो पद है वो संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा समास है? द्विग समास है। चवन्नी, 4 आनों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। और समूह का बोध हो रहा है। समूह का भी बोध होता है और पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, इसलिए ये क्या है? द्विग समास होता है। जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समूह।
नवरत्न 9 रत्नों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहारा, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहारा, पंचवटी 5 वटों का समूह, चौमासा 4 मासों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहारा, नवनिधि 9 निधियों का समाहार, पंजाब 5 आबों का समूह मतलब नदियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। इस तरह जो है पहला पद जो है संख्यावाची होगा तो हम इसे कहेंगे द्विगु समास। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? अंडरलाइन कर लीजिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, तो हम ये जान जाते हैं कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। गुरु शिष्य, तो गुरु और शिष्य, तो समास विग्रह कैसे किया जाता है? और लगा के किया जाता है, गुरु और शिष्य। अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक और अध्यापिका। कॉपी पेंसिल, कॉपी और पेंसिल। भाई बहन, भाई और बहन। दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फूफी फूफा, कप प्लेट आदि। तो ये देखिए बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और जब समास विग्रह करते हैं तो और लगाकर समास विग्रह किया जाता है। तो ये कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। ठीक, इतना समझ में आया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे समस्त पद में भैया भाभी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, इस तरह आप आपसे बन जाएंगे कि बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और जो है दोनों ही पद प्रधान हैं, इसलिए दोनों ही पद प्रधान होंगे और समास विग्रह करते समय और का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये कौन सा समास हुआ आपका? द्वंद्व समास हुआ। ठीक, इसके बाद आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं, इसमें अन्य पद ही प्रधान होता है। मतलब जिस समास के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं, इसमें अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके शिव, त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके, चंद्रमौली चंद्र है मौली पर जिसके, विषधर विश्व को धारण किए है जिसने अर्थात शिव, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, गजानन गज है आनंद जिसका गणेश, हंस गामिनी हंस पर गमन करती है जो सरस्वती, नीलकंठ नीला है जो नीला है कंठ जिसका शिव, महादेव महान है जो देव शिव, मृत्युंजय मृत्यु को जय करने वाला शिव, चंद्रशेखर चंद्र है शेखर पर जिसके शिव, एक दंत एक है दंत जिसका गणेश, वीणा पाणी वीणा है पाणी में जिसके सरस्वती, चक्रपाणी चक्र है पाणी में जिसके विष्णु। तो मतलब दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? तो इनमें समस्त पद देखिए, जैसे पीताम्बर पीत है अंबर जिसके, विष्णु लक्ष्मीपति लक्ष्मी के पति हैं जो विष्णु, चंद्र चतुर्मुख 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा 10 मुख 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो इस तरह जो है समास विग्रह किया जाता है और बहुब्रीहि और जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? इसे नोटबुक में आप लिख लेंगे। इसके बाद आता है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास के दोनों पद विशेषण और विशेष्य का उपमेय उपमान होते हैं और बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। इसी तरह बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यह पद दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। ठीक है, दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। कुछ बहुब्रीहि समासों में पहला पद संख्या सूचक तो होता है परंतु कुछ बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्या सूचक तो होता है परंतु यह संख्या की सूचना नहीं देता। यह पद दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, दूसरे पद से मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे चतुर्मुख, तो 4 मुख तो ये तो समझ में आ रहा है, 4 मुखों का समूह, तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है और 4 मुखों का समूह द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? यहाँ पर द्विगु समास होगा। चतुर्मुख 4 है मुख जिसके अर्थात कौन? ब्रह्मा अर्थात बहुब्रीहि समास है। ठीक है,
इसी तरह त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह द्विगु समास है। तो यहाँ पर जब समूह होगा तो द्विगु समास है, और जब अन्य पद की प्रधानता होगी तो बहुब्रीहि समास है। समास और संधि में अंतर। समास और संधि में क्या अंतर है? देखिए, संधि 2 वर्णों में होती है, इसमें वर्णों में होती है, और समास पदों में होता है। ठीक, संधि में पहले की अंतिम ध्वनि वर्ण और दूसरे ध्वनि की शब्द की पहली ध्वनि में मेल होता है, और इस मेल के कारण इन ध्वनियों का रूप बदल जाता है। जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। यहाँ विद्या शब्द की अंतिम ध्वनि आ और आलय शब्द की पहली ध्वनि आ में संधि हुई है। संधि के नियमानुसार आ प्लस आ बड़ा आ हो जाता है। तो ये संधि का नियम हुआ। और इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियों में संधि दर्शाई गई है। संधि में दोनों शब्दों के मूल अर्थों में अंतर नहीं होता। समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों में मेल होता है, और इन मेल से बने नए शब्द के दोनों पदों के अर्थ बदल जाते हैं। कई स्थानों पर इनके अर्थ नहीं बदलते। साइकिल पर सवार, साइकिल सवार, यहाँ दोनों पदों के अर्थ नहीं बदले, केवल पर विभक्ति का लोप हो गया है। देश है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके 10 मुख, यहाँ 10 मुख के दोनों पदों के अर्थ बदल गए हैं। दोनों पद अपने मूल अर्थ को त्याग कर नए अर्थ रावण की ओर संकेत करते हैं। संधि वर्णों में होती है। समास में शब्दों में मेल होता है। समास की प्रक्रिया से बने शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं, समासिक शब्द कहलाते हैं। समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। इस तरह आप संधि और समास में अंतर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, किस संधि और समास में क्या अंतर है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।